Hi everyone, welcome to Abipedia. Myself शुभम जैन. लास्ट वीक हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एमसीक्यूज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, थोड़े टेक्निकल भी होंगे. तो हमने लास्ट टाइम कैसे किया था, कोई भी प्रोविजन थी जो भी हम देख रहे थे, ऑप्शंस को देख रहे थे, उसका जो आंसर था हम उसको विद सेक्शंस इंटरलिंक कर रहे थे. जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं, हम कोई भी एक लॉ पढ़ते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं सपोज करो. हमने ये तो पढ़ लिया कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, उसको टिक कर दिया, पर साथ के साथ अगर आप सेक्शंस भी देखते रहोगे ना कि इसका सेक्शन ये है, तो आपके साथ साथ फर्दर प्रेपरेशन होती रहेगी और आपका रिवीजन होता रहेगा. आपके लिए काफी इजी हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना. तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए उसको फर्दर तो देखना है कि हाँ इसका आंसर ये है, पर आपको ये भी देखना है कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका रीजन क्या है. आपको ये चीज भी देखनी है. अगर आप ये चीज करने लग जाओगे आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं. ठीक है, तो आज हम देखते हैं फर्दर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, वो हमारा क्या है. हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स fails to give information to the informant within the period specified under the right to information act, it is called. उस टर्म को हम क्या बोलेंगे. हिंदी में मैं बता देता हूं, अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है हमारा, वो इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाता है, कौन से पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बता रखा है कि इतने पीरियड के अंदर अंदर आपको क्या देना है, इंफॉर्मेशन देनी है. किसको देनी है, इंफॉर्मेंट को देनी है. अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे. हमारे ऑप्शंस क्या है. ऑप्शन नंबर 1 कंटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर 2 होल्डिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3 टाइम आउट, ऑप्शन नंबर 4 डीम्ड रिजेक्शन. 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा. हाँ जी, यस, इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर है 4. इसका राइट आंसर क्या है, 4. डीम्ड का मतलब क्या होता है. डीम्ड का मतलब होता है अपने आप से. अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में दोनों आ जाएंगे, सेंट्रल भी आ जाएगा, स्टेट भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे. अगर वो इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाते हैं विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसको, इंफॉर्मेंट को, तो हम उस टर्म को बोलेंगे डीम्ड रिजेक्शन. क्या बोलेंगे, डीम्ड रिजेक्शन. इस टर्म को याद रखना. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज. ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 3 इयर्स, ऑप्शन नंबर 2 5 इयर्स, ऑप्शन नंबर 3 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर 4 6 इयर्स. हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है 5 इयर्स. कौन से सेक्शन में बता रखा है कि इनका टेन्योर इतना रहेगा, वो हमारा सेक्शन है सेक्शन 13 क्लॉज 2. याद रखना, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. सेक्शन 13 क्लॉज 2 क्या बताता है, बता रहा है इट प्रोवाइड्स दैट द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है. कितना टेन्योर रहेगा, 5 इयर्स का रहेगा. कब से रहेगा, व्हेन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, तब से उसका टाइम शुरू हो जाएगा. तो 5 साल तक रहेगा. और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो सकता है, मतलब रीअपॉइंट हो सकता है. रीअपॉइंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकता. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. तो इसमें से 2 क्वेश्चंस निकल रहे हैं, टेन्योर कितना होता है, सेकंड आपका क्या निकल रहा है कि उसका टेन्योर कब से शुरू होगा, थर्ड क्या निकल रहा है हमारा, क्या उसकी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती. तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं एक क्वेश्चन में से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट
जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारा प्रियम्बल से निकलता है। हमने लास्ट टाइम प्रियम्बल को भी देखा था, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? टू एम्पावर द सिटीजन। ऑप्शन नंबर 2 टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर 3 टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा प्रियम्बल आरटीआई एक्ट का साफ साफ बताता है जो हमारी सिटीजन है, द सिटीजन हैव राइट to secure access to the information under the control of public authorities, to promote transparency of information which are vital in the function of the public authority, to contain corruption, to hold government and there। तो मतलब हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि कंटेन करप्शन क्या होता है। उस टाइम मैंने पूछा था कि करप्शन को रोकने के लिए बना है या कंटेन करप्शन के लिए, बाकी फर्दर 2 ऑप्शंस थे। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा? कंटेन करप्शन। तो प्लीज साथ साथ रिवाइज करते रहा करें कोई भी सब्जेक्ट को, जिससे आपको इजी हो जाएगा रिटेन करना कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन in case the information sought pertains to the life and personal liberty of a person under the Right to Information Act। ऑप्शंस हैं 5 days, सेकंड 48 hours, थर्ड 3 days, फोर्थ 2 days। क्वेश्चन क्या बता रहा है? मैं बता रहा हूं, अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर आपका क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, उससे रिलेट कोई आरटीआई उन्होंने डाली है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड स्पेसिफिक, तो कितने डेज या कितने टाइम में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? इसका मुझे सेक्शन भी बताना है आपने कि इसका सेक्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किससे डील करता है? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक इंसान का जीने का अधिकार है, हर एक इंसान के पास लिबर्टी है। अगर वो आपकी इन्फ्रिंज हो रही है या उससे रिलेटेड आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर आरटीआई फाइल की है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन बताता है? ये हमारा सेक्शन 7 क्लोज 1 का प्रोवाइजो इस चीज से डील करता है। वो क्या बता रहा है हम एक बार पढ़ते हैं। वेयर द इंफॉर्मेशन सोट फॉर कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 7 क्लोज 1, ये हमारा सेक्शन था आरटीआई एक्ट का। तो हमने इसको आर्टिकल 21 के साथ देखा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा आर्टिकल 21 डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? कौन सी चीज आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आती इन 4 ऑप्शंस में? ऑप्शन नंबर 1 लॉग बुक्स, ऑप्शन नंबर 2 सर्कुलर्स, ऑप्शन नंबर 3 फाइल नोटिंग्स इन द प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 4 डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। हाँ जी, यस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 3, ऑप्शन 3 फाइलिंग नोटिंग्स इन द प्रोसेस। अब मुझे बताएं नोटिंग्स का मतलब क्या होता है? नोटिंग्स का मतलब होता है एक हैंड रिटन ऑब्जर्वेशंस होती हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने कोई हैंड रिटन ऑब्जर्वेशंस दी, हैंड रिटन ऑब्जर्वेशंस दी विद इन द डिपार्टमेंट। ये एक चेन की तरह चलती है आपकी। तो कहते हैं ये चीज आपकी इसके अंडर आरटीआई के अंडर फॉलो नहीं करेगी।
आरटीआई के अंडर नहीं आएगी। तो एक बार हम पढ़ते हैं, व्हाट आर फाइल नोटिंग्स? दे आर यूजली शॉर्ट हैंड रिटन ऑब्जर्वेशंस बाय ब्यूरोक्रेट्स। किसके द्वारा की जाती है? ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दी जाती है। ऑन द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज इट मूव्स अप द चेन ऑफ कमांड। फाइल नोटिंग्स इंडिकेट द थॉट प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट। जो ये प्रोसेस चलता है किसके अंडर चलता है? विद इन द गवर्नमेंट चलता है, एक थॉट प्रोसेस चलता है आपका, तो उसको हम फाइल नोटिंग्स बोलते हैं। और हमारा सेक्शन 2 क्लोज एफ, हमारा सेक्शन 2 क्लोज एफ डील करता है किसके साथ? सेक्शन 2 क्लोज एफ डील करता है जो हमारा इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में डील करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 2 क्लोज एफ क्या बता रहा है, हम एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लोज एफ ऑफ आरटीआई एक्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन एज एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, नंबर 1, सेकंड डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, opinions, advice, press release, circulars, orders, logbooks, contract, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। ये मैंने आपको सब कुछ क्यों पढ़ा? देखो, आप सब पढ़ ही रहे हो, आपके पास एक्ट है, आपके पास बुक्स है। जब आप एक बार सुनोगे एग्जाम में क्या होता है, ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस दे दी जाती हैं, एक इसमें से ऑप्शन ऐसी दी जाती है जो नहीं आता इसके अंडर, है ना? ऐसे ही होता है। जब आप एक बार सुनोगे, एक बार पढ़ोगे, एक बार टिक करोगे, एक बार लिखोगे, तो आपकी रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज सेक्शन 2 क्लोज एफ को 3-4 बार रीड कर लेना, 3-4 बार सुन लेना कि आपका एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, बड़ा इजीली आ जाता है, तो ये फुल मार्क्स है हमारे, ठीक है? तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेक्शन में से डाला है आपका, सेक्शन 13 क्लोज 5 में से हमने देखा है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर सेक्शन 13 क्लोज 5 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। कभी कभी क्या होता है, एक आधा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसमें से क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है, ठीक है? तो कभी कभी सेक्शन पुट कर लिया जाता है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफी ज्यादा। तो देखते हैं सेक्शन 13 क्लोज 5 में से इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 देखें क्या है। ऑप्शन नंबर 1, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड other term and condition of service of CIC is the same as that of the Chief Election Commissioner। क्या ये 13 क्लोज 5 हमें बता रहा है? देखेंगे बता रहा है या नहीं बता रहा। सेकंड ऑप्शन, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CIC इज द सेम एज दैट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सॉरी, ये ऑप्शंस सारी ऑप्शन सेम ही आ गई हैं। नहीं, इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इसमें सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है आपका, इज द सेम एज डेट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड ऑप्शन, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CIC इज द सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहले थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड वन जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो सैलरी एंड अलाउंस होंगी, द सैलरी एंड अलाउंस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CIC इज द सेम एज दैट ऑफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर 4, द सैलरीज एंड अलाउंस पेएबल टू एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CIC इज द सेम एज दैट ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमारे अलग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारे अलग होते हैं, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अलग होते हैं, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलग होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? अब हर एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है? और जस्टिस काफी सारे होंगे, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा एक ही है पूरे इंडिया का। तो ये आपको हिरार्की एक बार देखना, एक बार पढ़ना, आपको पता होगी। तो हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताएं मुझे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। और मुझे सेक्शन बताएं, इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है सेक्शन 13 क्लोज 5 सब क्लोज ए। Section 13 clause 5 subclause A of the RDA Act 2005 provides that the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of Chief Information Commissioner shall be the same as that of Chief Election Commissioner। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई लॉ, फर्स्ट आरटीआई लॉ वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? फर्स्ट आरटीआई की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आरटीआई का लॉ कौन लेके आया था? ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन, 2 यूएस, या 3 नॉर्वे, या 4 फ्रांस। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? और आपको ईयर भी बताना है, कौन से ईयर में लेके आया था, अगर कोई भी ऑप्शन में करेक्ट है आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्वीडन। देखते हैं, चेक करते हैं कौन सी ईयर में लेके आया था। 1766 में हमारा स्वीडन आरटीआई लॉ को लेके आया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था उसने बात की कि राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ हमारे पास होना चाहिए, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अदर कंट्रीज हमारी लेके आई, यूएस, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इटली। ठीक है, आपको फर्स्ट देखना है, मेन फर्स्ट ही पूछा जाता है। इंडिया का तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा इन्फोर्स कब हुआ था, असेंट कब मिली थी, पार्लियामेंट ने कब पास किया था, वो सब मैंने आपको उसी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आरटीआई एक्ट 2005। देखते हैं इसका क्या क्या बता रखा है इन्होंने फॉलोइंग्स में। नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट, एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग्स in respect of any order made under this act. Second, no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this act. Third, democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and are also to contain corruption and hold government and their instruments accountable to the government. ये हमारी 3 फॉलोइंग्स थे। अब ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, या 1 and 2, या फिर ऑल ऑफ दैम, ये हम ना कर चुके हैं लास्ट क्लास, प्लस अभी भी कुछ जो हमारी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उसमें भी। तो आपको ये आना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है ये, आपका ये आंसर पक्का करेक्ट होना चाहिए। हाँ जी मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है बताएं मुझे। इसका राइट आंसर है आपके सेक्शन 23, हमें इसका राइट आंसर बताएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ देम। ठीक है, इसका 4th राइट आंसर है। तो सेक्शन 23 हमें क्या बता रहा है, हम एक बार देखते हैं। कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी सूट, एप्लीकेशन और ऑर्डर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट and such order shall not be called in question otherwise than by way of an appeal under this act। ये मैंने आपको सेक्शन 23 इसलिए डाला कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, एक्स्ट्रा चीज़ हो जाए आपकी। तो सेक्शन 23 हमें कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी सूट, एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 23 बता रहा था। बाकी हमने सेक्शंस अपील के टाइम देखे थे, कुछ सेक्शन हमने प्रीएम्बल के टाइम देखे थे। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th होगा, ऑल ऑफ देम। सारे के सारे ऑप्शंस क्या होंगे? करेक्ट हैं आपके। ठीक है, जो फॉलोइंग्स हैं वो सारे के सारे क्या है? करेक्ट हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन 9 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
cannot be denied by the public authority on the ground that it is personal information. हम कहते हैं हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ भी है तो राइट टू प्राइवेसी भी है ना। तो राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे पास, अगर कोई प्रोविजन आरटीआई की आपकी वायलेट कर रही है तो ऑब्वियस है इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोई भी चीज नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, पर कभी कभी बता भी सकता है। तो किन केसेस में बता सकता है तो हमने ये देखना है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। ऑप्शन नंबर 1, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, अपग्रेडेशंस आर ऑल पब्लिक एक्टिविटीज। अगर वो पब्लिक एक्टिविटीज हैं इससे रिलेटेड तो बता सकता है या नहीं बता सकता, हम देखेंगे। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ 2 of his colleagues। अगर 2 लोग हैं, 2 colleagues हैं, उनकी ट्रांसफर हो रही है vis-a-vis whom he felt that he had been discriminated against is not exempted। सपोज करो मेरे कलीग हैं, उनकी ट्रांसफर हो रही है पर मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही, मुझे लगा कुछ तो गलती है, तो मैं आरटीआई डाल के पूछ सकता हूं कि उनकी ट्रांसफर क्यों हुई, ट्रांसफर तो मेरी बनती थी। कहते इसको हमने एग्जाम नहीं किया। थर्ड, नन ऑफ द अबव, दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। फोर्थ, बोथ 1 and 2, कहते बोथ ही करेक्ट हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी, यस। इसका राइट आंसर आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा सभी को। इसका राइट आंसर है फोर्थ, बोथ 1 and 2। अगर आप देख रहे हो कोई भी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, इसमें कहते अपॉइंटमेंट, प्रमोशन। अब मैं डॉक्टर हूं, सपोज करो गवर्नमेंट डॉक्टर हूं, मुझे सैलरी मिल रही है 40,000। मैं मेडिकल ऑफिसर हूं, एमओ होता है ना गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स में, एमओ अपॉइंट होते हैं पहले, तो मैं एमओ हूं, मेरी सैलरी 40,000 है, मेरे दोस्त को सैलरी 50,000 मिल रही है, सेम ईयर, सेम अपॉइंटमेंट, सेम रैंक, सब कुछ सेम। ये चीज गलत नहीं, ये चीज गलत है। तो मैं आरटीआई में फाइल करके पूछ सकता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। ऐसी सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक है। सेकंड ऑप्शन में वही सेम मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रही है ट्रांसफर में तो मैं पूछ सकता हूं ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है आपका। हाँ जी, नेक्स्ट चेक करते हैं। What is the maximum amount if penalty under RDE Act that can be imposed on public information officer? कहते हैं अगर जो पेनल्टी हम डाल रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर, तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कितनी दे रखी है, कितनी इंपोज कर सकते हैं। आपको इसका सेक्शन भी बताना है मुझे, प्लस इसका आंसर क्या है ये भी बताएं। हाँ जी, 10 सेकेंड्स है आपके पास। हाँ जी, इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, 20। इसका राइट आंसर क्या है आपका फोर्थ, 25,000। क्या है, 25,000। ठीक है, हाँ जी, यस। हाँ जी, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा ग्लिच आ गया। हाँ जी, यस। कौन सा सेक्शन बता रहा है कि 25,000 मैक्सिमम आपकी पेनल्टी है आरटीआई में? वो हमें बता रहे हैं सेक्शन 20 क्लोज 1। कौन सा बता रहा है? सेक्शन 20 क्लोज 1 हमें ये सेक्शन बता रहा है। हम एक बार सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 20 क्लोज 1 ऑफ द सेंट्रल एक्ट अलाउज फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज where a PIO has without any reasonable cause, अगर वो रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन, नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन टाइम लिमिट्स, malafidely denied the request, knowingly given incorrect, incomplete or misleading information, destroyed information subject to the request or obstruct the process, the information commissioner can impose a penalty of ₹250 per day. But
टोटल पेनल्टी कैनॉट एक्सीड ऑफ ₹25,000। इस चीज़ को याद रखना है। 250 पर डे लगा सकता है और वो पेनल्टी आपकी 25,000 को एक्सीड नहीं कर सकती। तो इन केसेस में कर सकता है। याद रखना कि जो हमारे ऑफिसर होंगे उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनके पास राइट है। देखो हमारे पास एक लीगल टर्म भी है। लीगल टर्म क्या है हमारे पास? लीगल टर्म है हमारे पास ओडी अल्ट्रम पार्टम, PARTEM, AUDI ओडी अल्ट्रम, ALTERAM पार्टम, PARTEM, ओडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, तो ओडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या होता है? बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। दोनों पार्टीज को मौका दिया जाएगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। जब हमसे कोई गलती हो जाती थी बचपन में तो हमारे टीचर्स दोनों को एक मौका देते थे, हाँ अपनी बात भी रखो, अपनी बात भी रखो, देखेंगे कौन ठीक है कौन गलत है। जो ठीक होता था उसको हम भेज देते होते थे, जो गलत होता था उसको हम पनिशमेंट देते थे। तो इसी तरीके से एक पार्टी को तो सुना गया, दूसरी पार्टी जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको बोला जाएगा आपने क्यों किया ऐसा। अगर उनकी बात ठीक लगी फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर गलत लगी तो उनको क्या हो सकती है? पेनल्टी हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, 25,000 का फाइन हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक दिन का 250 पर डे लगा सकता है। 250 पर डे आज 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसे 10 दिन के लिए इम्पोज किया तो कितना हुआ? 2500 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, जो कि प्रोविज़न के साथ ही। तो प्लीज़ उन प्रोविज़न्स को भी साथ साथ पढ़ लेना। आपके काफ़ी क्वेश्चंस और ज़्यादा निकल जाएंगे MCQs के, जो आपके लिए इजी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।